नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन विवाद में वायुसेना के जेट फाइटर ने लिपुलेख मिलन सीमा पर भरी उड़ान और 24 घंटे गश्त कर रहे हैं हमारे जवान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की अब खैर नहीं, चीनी सीमा के पास बनेंगे आधुनिक हेलीपैड और लद्दाख में बनेगी हवाई पट्टियां, और केंद्र सरकार ने इसको लेकर दे दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की सेना और पीएम मोदी के हर फैसले में पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वायुसेना के जेट फाइटर ने लिपुलेख मिलम सीमा पर भरी उड़ान, 24 घंटे गश्त कर रहे जवान। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश और सीमा पार चल रही गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शुक्रवार को भी लिपुलेख मिलम सीमा पर उड़ान भरी। सीमा पार चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने और वहां पर तमाम तरह की सैन्य गतिविधियों की जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियों के जवान मिलम से लिपुलेख तक 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काला पानी से लेकर लिपुलेख तक पर्याप्त संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी समय समय पर सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्टों और चौकियों पर निरीक्षण कर रहे हैं। लिपुलेख सीमा पर चीन की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं की गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान जमीनी गश्त तो कर ही रहे हैं, वायुसेना के जेट फाइटर भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। सैन्य साजो सामान के साथ संचार उपकरणों से भी लैस इस समय चीन के साथ साथ नेपाल भी बौखलाया हुआ है। भारत के कैलाश मानसरोवर मार्ग में लिपुलेख तक सड़क पहुंचाने के बाद नेपाल ने न केवल भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताया है, बल्कि भारतीय सीमा पर नई बीओपी खोलकर सेना के जवान तैनात कर दिए हैं। इसको देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बरत रही है। सूत्रों के अनुसार धारचूला से काला पानी तक गश्त करने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को सैन्य साजो सामान के साथ ही संचार उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसी तरह की गतिविधि की जानकारी समय पर मिल सके। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सीमा पर होने वाली हर तरह की गतिविधि की जानकारी केंद्र को दी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के विकास के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर करते हुए खुशी हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है, इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है। इसके अलावा एलजी सिन्हा ने कहा, बिजली और पानी के बिल में 1 साल तक के लिए 50% की छूट दी जाएगी। सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। इतना ही नहीं, एलजी ने कहा, अच्छे मूल्य निर्धारण, पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन सीमा के पास बनेंगे आधुनिक हेलीपैड और लद्दाख में बनेंगी हवाई पट्टियां, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए महत्वाकांक्षी हवाई संपर्क योजना को मंजूरी दे दी है। अब लद्दाख के सभी क्षेत्र जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों में 6 हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है। मौजूदा समय में लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा भारत चीन सीमा के पास 22 उन्नत हेलीपैड भी बनाए जाने हैं। इस योजना पर इसी साल के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा।
भारत चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विकास करने के लिए बनाई गई योजना को केंद्र सरकार ने जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए सबसे पहले लद्दाख के सभी इलाकों को जल्द ही हवाई रूट से जोड़ा जाना है। वैसे तो लद्दाख पहले से ही हवाई मार्ग से जुड़ा है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, इसके मुताबिक लेह और कारगिल में उन्नत तकनीक के 22 हेलीपैड बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 7 हेलीपैड लेह में होंगे, जबकि 15 हेलीपैड कारगिल में होंगे। लद्दाख के डेमचोक, लिंगशेक, चुशुल इलाकों में हेलीपैड बनाए जाने हैं। मौजूदा समय में लद्दाख रीजन में 8 हेलीपैड हैं, जिनमें 5 लेह में और 3 कारगिल में हैं, जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है। इसके अलावा 14 नए आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 लेह में और 12 कारगिल में होंगे। इस तरह लद्दाख रीजन में 22 अत्याधुनिक हेलीपैड हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक इसी योजना के तहत लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों में 6 हवाई पट्टियां बनाई जानी है। मौजूदा समय में सिर्फ लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। लेह की 3 हवाई पट्टियों पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि लद्दाख की 3 और घाटियों में भी जल्द ही हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादातर बनने वाले नए हेलीपैड भारत चीन सीमा के पास हैं, इसलिए किसी भी आपातकालीन जरूरत जैसे प्राकृतिक आपदा या स्थानीय नागरिकों की मेडिकल इमरजेंसी को पूरा करने के लिए ये हेलीपैड बेहद अहम कड़ी साबित होंगे। इसके अलावा सरकार ने LAC के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। लद्दाख के सीमा क्षेत्रों में कई और सड़कों का निर्माण कराया जाना है। सीमा सड़क संगठन ने लेह के पास 3 पुलों का निर्माण किया है, जो LAC के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय सेना के टैंकों की आवाजाही के काम में आते हैं। यह लद्दाख की अग्रिम चौकी निम्मू और बासगो इलाकों को भी जोड़ते हैं। अब सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त 1200 करोड़ का बजट मिलने से इस कार्य में और तेजी आएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कई देश, दोबारा लॉकडाउन का बढ़ा खतरा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने शुक्रवार को देश में दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू कर दिया। 3 हफ्ते तक लोगों पर सख्ती पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग अपने घरों में से 1 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते। दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश है, लेकिन कई अन्य देश भी कोरोना की दूसरी लहर के खतरे का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर आती दिख रही है। उन्होंने 6 महीने तक पाबंदियां लगाने की आवश्यकता जताई है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से 6 हफ्ते पीछे हैं। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि ब्रिटेन में दूसरी लहर आएगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि यूरोप में खतरनाक रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने कहा कि केस बढ़ने की चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। हंस क्लूज ने यह भी कहा कि हफ्ते में आने वाले मामले की संख्या उस वक्त से अधिक हो गई है जब मार्च में यूरोप में कोरोना वायरस अपने पीक पर था। यूरोपीय क्षेत्र में हफ्ते में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई। यूरोप के आधे देशों ने अपने यहाँ बीते 2 हफ्तों में नए मामलों में 10% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। इनमें से 7 देशों में कोरोना के नए मामले 2 गुने हो गए हैं। बता दें कि दुनिया में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ 69 लाख से अधिक हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति बोले, इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी नई शिक्षा नीति, भारत को वापस दिलाएगी सम्मान। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लेकर कई राज्यों ने विरोध भी जाहिर किया है। हालांकि कुछ राज्य इसे लागू भी कर चुके हैं। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को भविष्य को बेहतर बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह नीति हमारी सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने वाली और सभी के साथ न्याय करने वाली है। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर तकनीकी शिक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव होता आया है। इस नीति से महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में जिज्ञासा यानी बहस या तर्क करने का ज्यादा स्कोप दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 12,500 से अधिक निकायों की राय से और भागीदारी से यह नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति नंबरों के लिए रट्टा मारने को पीछे छोड़कर ज्ञानवर्धन की तरफ ले जाने वाली है। एक समय पर भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सम्मानित केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज शिक्षण संस्थानों के मामले में भारत शीर्ष पर नहीं है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं शताब्दी की जरूरतों को पूरा करना है। इसके जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी, जिससे दुनिया भर में वे खुद को कहीं भी पिछड़ा नहीं महसूस करेंगे। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षण संस्थान अन्वेषण का केंद्र होना चाहिए। यहाँ लोगों की सहभागिता जरूरी के साथ ही स्थानीय ज्ञान को भी प्रमोट करना जरूरी है। नई शिक्षा नीति
नीति का प्रभावी क्रियान्वयन देश का सम्मान वापस दिलाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बड़ा सुधार है जिसके माध्यम से छात्रों को मदद मिलेगी। इसमें अलग अलग संस्थानों से मिले क्रेडिट को डिजिटली स्टोर किया जाएगा और उसी आधार पर डिग्री दी जाएगी। इससे छात्रों को वोकेशनल, प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल शिक्षा मिलेगी। छात्र समय पर संस्थान से बाहर जाकर दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे। नीट शिक्षा में लचीलापन आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान की सीमा में घुसे 18 चीनी जेट, ताइवान एयरफोर्स ने खदेड़ा। दोनों देशों में तनाव चरम पर। जी हां दोस्तों, चीन और उसके पड़ोसी ताइवान के बीच रिश्ते बेहद तनाव भरे दौर में हैं। शुक्रवार को चीन के 18 लड़ाकू जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसकर उसे उकसाने की कोशिश की। चीन की इस हरकत का ताइवान भी चुप नहीं रहा। ताइवान ने चीन की मनमानी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन उकसावे की ये कार्रवाई ऐसे समय में कर रहा है जब ताइपे में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के बीच बातचीत होनी है। अमेरिकी अधिकारी की एंट्री से चीन नाराज अमेरिकी अधिकारी के ताइवान में आने को लेकर चीन भन्नाया हुआ है। यही वजह है कि एक दिन पहले भी चीन के एंटी सबमरीन जेट्स ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी थी। शुक्रवार को एक साथ 18 चाइनीज फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुसकर उड़ान भरने लगे। चीन की कार्रवाई को देखते हुए ताइवान की वायुसेना तुरंत हरकत में आई और उसके विमानों ने चीन के विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भरी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पाकिस्तानी चौकी को बनाया निशाना, 3 पाक सैनिक भी ढेर। जी हां दोस्तों, एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी पोस्ट को भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी भी मारे गए। इस समय भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे एलओसी के 2 दिवसीय दौरे पर है और अग्रिम चौकियों पर सेना की तैनाती और सुरक्षा बलों के परिचालन की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को देर रात तक एलओसी के आसमान में फाइटर जेट उड़ान भरते देखे गए। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की जीओसी समेत घाटी में सेना की तीनों कोर कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे पर सेना प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों और जवानों को हर हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर की जा रही जवाबी कार्रवाई को भी सराहा। सेना प्रमुख ने एलओसी के पास दिन रात प्रभावी सर्विलांस सिस्टम की भी सराहना की। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना प्रमुख ने भीतरी क्षेत्र में तैनात कमांडरों और सैनिकों से बातचीत के दौरान उनसे नियंत्रण रेखा की स्थितियों और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत करने एवं नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए। सेना प्रमुख ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिनार कोर और उत्तरी कमान के कमांडर के साथ बातचीत भी की। सेना प्रमुख ने सभी को नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने की घटनाएं बढ़ी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तनातनी के बीच अगले 2-3 दिन में भारत और चीन के बीच होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन अगले 2-3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की वार्ता करेंगे। सरकार के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत के बीच हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें चीन के साथ वार्ता के दौरान उठाए जाने वाले एजेंडे और मुद्दों पर चर्चा की गई। एलएसी पर तनातनी और 2 फ्रंट वॉर की आशंका के मद्देनजर भारतीय सेना के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पूरी तरह तैयार है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे राज्य की सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए थे। उनका यह दौरा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस वक्त चीन के साथ एलएसी पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। चीन की लगातार उकसावेपूर्ण कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग तक हुई है। मई के महीने से भारत और चीन के बीच बने गतिरोध और गलवान हिंसा के बाद आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने भी लेह में एलएसी का भी दौरा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में पीएम केयर्स फंड पर उठाए गए सवाल, अनुराग ठाकुर का आया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का अनुराग ठाकुर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध केवल विरोध के नाम पर हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हारे, ये लगातार जनधन योजना, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को बुरा बताते रहे। इन्हें हर चीज में कमी दिखती है, जबकि इनकी नीयत में कमी है। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए थे। मनीष तिवारी ने कहा था कि
चूंकि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मेरा सवाल है कि क्या ये अधिक उपयुक्त नहीं होता कि यह फंड पब्लिक ट्रस्ट बनाकर बनाने की बजाय एक कानून के माध्यम से बनाया गया होता। मनीष तिवारी के पीएम केयर फंड पर किए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को हर बात की ही विरोध करना है। अनुराग ठाकुर ने कहा यह ऐसा ही है कि इन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हार गए। इन्होंने जनधन, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को भी बुरा बताया। कांग्रेस को हर चीज में खामी नजर आती है, इनकी मंशा क्या है उसमें कुछ खोट दिखता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के बाद अमेरिका ने चीन को दिया झटका, रविवार से टिकटॉक और वीचैट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक और मैसेंजर ऐप वीचैट पर बैन के बाद अमेरिका ने भी रविवार से इन दोनों चाइनीज एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस तरह से देखें तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइना को बड़ा झटका दिया है। इन ऐप पर रोक लगाने के लिए अमेरिका में पिछले कई हफ्ते से चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब रविवार से दोनों ऐप पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। पिछले दिनों राष्ट्रपति की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि इन ऐप से उपयोगकर्ताओं से बड़ी संख्या में जानकारी ली जा रही है और ये जोखिम वास्तविक है। इस डेटा को संभवतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये डेटा संभावित रूप से चीन को संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक करने, ब्लैकमेल के लिए व्यक्तिगत जानकारी के डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी करने की अनुमति दे सकता है। दरअसल अमेरिका की तरफ से टिकटॉक को 45 दिनों के अंदर बेचने या फिर प्रतिबंध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी। अमेरिका की इस चेतावनी को चीन ने गैंगस्टर तर्क और 3 दहाड़े लूट करार दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियिंग ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के अमेरिकी प्रशासन अनुमान के आधार पर उसे दोषी मानकर टिकटॉक को 45 दिनों के भीतर बेचने को मजबूर करने नहीं तो उस पर बैन लगाने की कार्रवाई कर रहा है। हुआ ने आगे कहा था, यह कदम पूरी तरह अपमानजनक है। पूरी अमेरिकी सरकार एक खरगोश का शिकार करने वाले बाघ की तरह काम कर रही है। इसके साथ ही एक मनगढ़ंत आरोपों के साथ यह दुनिया भर में हुवई को शिकार बना रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी विवाद पर आज होगी सरकार की बड़ी बैठक, सेना के अधिकारी भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ और सीमा पर चीन के साथ चल रहे संघर्ष पर आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को शीर्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के मिलने की संभावना है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सैन्य नेताओं सहित शीर्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकारी आज चीन सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ स्थिति से निपटने वाले वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। नेतृत्व ने स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तैयारियों के साथ भूटानी मिट्टी पर डोकलाम और अन्य क्षेत्रों में चीनी सैन्य गतिविधियों पर चर्चा करने की संभावना है। बैठक में कोर कमांडर स्तर की वार्ता में देरी पर भी चर्चा होगी, जिस पर रूस में दोनों पक्षों के बीच राजनयिक वार्ता में सहमति हुई थी। चीनी और भारतीय कोर कमांडरों को लंबे अंतराल के बाद अपने पार्ले को फिर से शुरू करना था। पहले 5 दौर की वार्ताएं बिंदुओं पर विघटन के लिए कोई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने में विफल रही थी, क्योंकि चीनी न केवल फिंगर 4 पर बैठे रहे बल्कि अपनी उपस्थिति को भी मजबूत किया। पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण पर मजबूत भारतीय रुख के लिए चीनी प्रतिक्रिया भी आने की संभावना है। नेताओं ने हाल ही में भूटान में चीनी बिल्डअप की स्थिति पर चर्चा की थी, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ समय से सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल किया है। अप्रैल मई की समय सीमा के बाद से भारत और चीन एक क्षेत्रीय संघर्ष में लगे हुए हैं, क्योंकि चीनी सेना ने पैंगोंग झील के साथ गलवान घाटी से लेकर फिंगर एरिया तक कई इलाकों में घुसपैठ की थी। भारत ने भी अब कठोर सैन्य रुख अपनाया है और बख्तरबंद डिवीजनों के तत्वों के साथ लगभग 45,000 सैनिकों को तैनात किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बीच क्वाड के लिए भारत तैयार, अमेरिका के साथ होगा 2+2 संवाद। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगले महीने क्वाड सुरक्षा वार्ता के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद यहां भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। फिलहाल जापान को अगले महीने के आखिर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड संवाद के लिए और 2+2 डायलॉग के लिए एक ऑप्शन के रूप में ही देखा जा रहा है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता लोकतांत्रिक देशों के बीच होने वाला एक अनौपचारिक टाई अप है, जो मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट, अभ्यास और सूचना के माध्यम से अंतर संचालन को साझा करता है और भारत प्रशांत समुद्री लेन को किसी भी कृत्रिम निर्माण और बाधाओं से बचाकर संचार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड वार्ता अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने के बीच आयोजित की जाएगी।
चारों देशों के मंत्रियों के नेतृत्व में इस वार्ता को निर्देशित किया जाएगा। चारों मंत्री शांति के लिए व्यक्तिगत तालमेल और वैश्विक दर्शन साझा करते हैं। तारीख और जगह में देरी की वजह है जापान में सरकार बदल गई है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बीमार शिंजो आबे से पदभार संभाला है। 2+2 संवाद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ग्राफ के साथ शामिल होंगे। ये वार्ता किसी देश को टारगेट करते हुए नहीं रखी जा रही है, लेकिन कुछ अनौपचारिक समूह कम्युनिस्ट चीन में पैदा हो रहे भेड़िए योद्धाओं के उदय को, इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को करीब से देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार आयोजित किए जाने वाली वार्ता अधिक मजबूत होगी, क्योंकि भारत ने अमेरिका और जापान के साथ मंत्री स्तर पर और विदेश सचिव स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता की जानी है। सभी 4 राष्ट्रों को मिलकर सैन्य अभ्यास करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच बढ़ी सेना की ताकत, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम सारंग। जी हां दोस्तों, देश की उन्नत तोपों में शामिल सारंग अब सेना के हवाले कर दी गई है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री से 3 सारंग तोपों को शुक्रवार को फ्लैगिंग सेरेमनी में सेना के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही ये तोप सरहद पर तैनात की जा सकती है। गौरतलब है कि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष के बाद उन्नत तोपों में गिना जाने वाला नाम सारंग का ही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।